हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत वेलकम है दृष्टि एसएससी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, ये फाउंडेशन की फर्स्ट क्लास है जिसमें आपका इंट्रोडक्शन कवर किया जाएगा। अगर मैं बात करूं इंट्रोडक्शन में, तो हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे आपके जो भी डाउट है कि कैसे स्टडी करनी है, क्वांट को कैसे हैंडल करना है, बेहतरीन तरीके से हम कम टाइम में किस तरह से प्रिपरेशन करें जिसकी राइट डायरेक्शन मिल जाए और हम प्री प्लस मींस, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, एमटीएस, सीपीयू, एसआई, हर एग्जाम में, एसएससी के हर एग्जाम में जिसमें भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथ्स वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, हम उसको बहुत बेहतरीन तरीके से कवर कर पाए। तो आपका दोबारा से मैं एक बार बोलूंगा, बहुत बहुत वेलकम है। हम इसमें बेसिक्स वाले क्वेश्चन आपके जो भी आपके मन में उठते हैं, प्रिपरेशन कैसे करें, बेसिक कैसे स्ट्रॉन्ग करें, एक एक चीज पे हम डिस्कस करेंगे और आपकी डिमांड पर जिस तरह से आप बोलेंगे, आपके लिए कुछ स्पेशल क्लासेस हम लाते रहेंगे इस प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन क्लास में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहली चीज, ये क्लास ना कि केवल सीजीएल के लिए है, ये सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीयूएसआई या फिर आपका एसएससी ग्रुप डी हर एग्जाम को कवर कर रही है। लेकिन हम जो मेन फोकस, हम सिलेबस वगैरह डिस्कस करेंगे, हम वो केवल सीजीएल का कवर करेंगे, सिलेबस जो भी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये भी है कि अगर आप सीजीएल के सिलेबस को कवर कर लेते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ये है, उसके अलावा आपको कुछ और सिलेबस कवर करने की नीड नहीं है। केवल आपको सीजीएल का सिलेबस अगर आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ्स का कवर कर लेते हैं, तो ऑटोमेटिक जहां आपका एसएससी का सीएचएसएल जो 12th लेवल पर है, एमटीएस, सीपीयू, एसआई जो ग्रेजुएट लेवल पर है, जीडी और यहां तक कि सिलेक्शन पोस्ट के क्वेश्चंस भी ऑटोमेटिक इसमें कवर हो जाएंगे। दूसरा जो प्लस पॉइंट है, हम इस पर भी डिस्कस करेंगे और कौन कौन से एग्जाम कवर होंगे। जैसे आप अगर किसी राजस्थान, यूपी, किसी भी बिहार, किसी भी स्टेट बोर्ड का पेपर दे रहे हैं, तो उसके क्वेश्चन में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो भी ऑटोमेटिक कवर होगा। या फिर अगर आप ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं एनटीपीसी के एग्जाम, रेलवे एनटीपीसी हो या रेलवे का आपका ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट एनटीपीसी हो या फिर आपका आरपीएफ का एग्जाम हो, तो सारा सिलेबस सीजीएल में कवर होता है। इस वजह से हम सीजीएल को फोकस लेके डिस्कस करेंगे। हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कंबाइन हर चैप्टर के करेंगे, जो भी चैप्टर है या जो भी एग्जाम है हर क्वेश्चन के। तो सबसे पहले हम फोकस करते हैं कि एक्चुअल में जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करें, पहला फोकस इस बात पे रखिए कि एक्चुअल में क्वेश्चन किस सेक्शन से सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं, क्योंकि वही एक पैटर्न बनाता है, वही एक आपको एक आइडिया देता है कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन। आप जानते हैं कंपटीशन है, कंपटीशन में कुछ भी क्लैरिटी नहीं देता है कि भाई कौन से क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन कहां से आएंगे, तो वो क्लैरिटी देता है आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पीवाईक्यू। तो सबसे पहले हम नजर डालने वाले हैं हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कितने कितने पूछे गए। आइए इस शॉर्ट में समझते हैं। नंबर 1 आपके सामने, अगर आप देख पा रहे होंगे इस वीडियो को स्क्रीन पे, हमने 9 सितंबर 2024 को जो टीयर 1 हुआ है और 2023 में जो टीयर 1 हुए हैं, 2022 और 2020, सारे प्रीवियस ईयर के हमने डिटेल्ड डेटा निकलवाया है और हमने देखा किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। चैप्टर के नाम इंग्लिश में लिखे हैं, तो इससे परेशान ना हो, आगे की स्लाइड में हिंदी इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है ना, इसमें से कोई परेशान वाली बात नहीं। सबसे पहले बात करते हैं नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। आप देख पा रहे होंगे, अगर मैं 9 सितंबर की बात करूं, थोड़ा सा मैं स्लाइड को ऊपर दिखाऊं, 25 क्वेश्चन है, आप समझ गए। तो अगर मैं बात करूं नंबर सिस्टम की, तो नंबर सिस्टम का एक क्वेश्चन 9 सितंबर मतलब सितंबर में जो एग्जाम हुआ था अभी लेटेस्ट, उसमें पूछा गया। सिंप्लीफिकेशन के 2 क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, परसेंटेज के 1 क्वेश्चन एग्जाम में आया है, प्रॉफिट लॉस के 2 क्वेश्चन और एवरेज का 1 क्वेश्चन, क्योंकि लगभग 40 से 50 शिफ्टों में पेपर हुए थे। ये हम एवरेज एक बात कर रहे हैं और इससे एक आइडिया लगता है, चेंजेस भी हो सकती है। प्रॉब्लम ऑन एज के 2 क्वेश्चन,
रेशियो प्रोपोर्शन का एक क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन, स्पीड टाइम डिस्टेंस का एक क्वेश्चन, नाव और धारा का एक क्वेश्चन, आंकड़ों की व्याख्या मतलब जो डीआई वाले क्वेश्चन होते हैं उसके 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर ट्रिग्नोमेट्री के 2 क्वेश्चन, मेंसुरेशन 2D3 के 3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, और ज्योमेट्री के 5 क्वेश्चन। तो ये एक आइडिया है जो अभी लेटेस्ट एग्जाम में पूछा जा रहा है। आपको एक आइडिया लगा कि भाई कितने क्वेश्चन कहां से पूछे जा रहे हैं। आई थिंक आप इसको अच्छे से समझ पाए। अगर हम थोड़ा सा एग्जाम के पैटर्न में पीछे जाए, लास्ट ईयर का देखें 2023 का, सिंप्लीफिकेशन से एक क्वेश्चन पूछा गया है, परसेंटेज से एक क्वेश्चन पूछा गया है, प्रॉफिट और लॉस से एक क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसे ही आपका डिस्काउंट से एक क्वेश्चन पूछा गया है, आयु संबंधित एज वाले से एक क्वेश्चन, रेशियो प्रोपोर्शन से आपका एक क्वेश्चन पूछा गया है, मिक्सर एलिगेशन से एक क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट से एक क्वेश्चन। देखिए टाइम एंड वर्क के 4 क्वेश्चन पूछे गए। तो कुछ भी डिफाइन नहीं होता। तो सबसे पहले मैं ये क्यों डिस्कस कर रहा हूं, सबसे बड़ी बात, आप कभी भी किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको आइडिया हो कि भाई हमें कितना पढ़ना है, किस चैप्टर पे कितना फोकस करना है, किस चैप्टर में से कितना वेटेज है। कंपटीशन पे सबसे बड़ी बात, आप ऐसे कुछ नहीं कह सकते कि सर इस बार 2023 में वर्क एंड टाइम के 4 क्वेश्चन आए थे तो आगे भी आएंगे, नहीं। दूसरा, स्पीड टाइम डिस्टेंस के 2 क्वेश्चन, नाउ बोट एंड स्ट्रीम के आपके 2 क्वेश्चन, डीआई के 2 क्वेश्चन, यहां देखिए 4 हो गए। और इसी तरह से टिग्नो के 3 क्वेश्चन और ज्योमेट्री के 5 क्वेश्चन, ज्यामिति के, और टोटल आपके हो गए 25 क्वेश्चन। ठीक है, आई थिंक आप अच्छे से समझ पाए कि किस तरह से पैटर्न बदलता जाता है और हर साल वो कुछ चेंजेस। इसी तरह से 2022 के क्वेश्चन आपके सामने हैं, जो पेपर दिसंबर 2022 में हुआ था, 20 अप्रैल 2022 में जो हुए थे, या फिर 2020 में जो क्वेश्चन हुए थे, सारे क्वेश्चन 21 और 22 आपके सामने अवेलेबल है। ठीक है, इससे एक आइडिया, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं और डिटेल में चलता हूं आगे और डिस्कस करते हैं। यहां पर एक बार CHSL एग्जाम को और कवर कर लेते हैं। टियर 1 की बात करें, CHSL एग्जाम जुलाई में पेपर हुआ था 2024। नंबर सिस्टम से 1 क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन के फर्स्ट, परसेंटेज से 3 क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस से 1 क्वेश्चन, डिस्काउंट से 1 क्वेश्चन, एज से आपका 1 क्वेश्चन, मिक्सर एलिगेशन का 1 क्वेश्चन, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का 1 क्वेश्चन, आपका पाइप एंड सिस्टम का 1 क्वेश्चन, आंकड़ों की व्याख्या, नाव और धारा का 1 क्वेश्चन, आंकड़ों की व्याख्या डीआई के 4 क्वेश्चन, अलजेब्रा का 1 क्वेश्चन, टिग्नो के 1 क्वेश्चन, और ये अलग अलग क्वेश्चन है ज्योमेट्री से 5 क्वेश्चन, 2D से। अच्छा, आप कह रहे हो सर कि अगर आपने कहा कि एवरेज से कोई क्वेश्चन नहीं है तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। नहीं, एवरेज से आए हैं, लेकिन जैसे कि मैंने कहा 20 से 50 शिफ्टें होती हैं। हमने जनरल एवरेज निकाल के या जनरल कोई शिफ्ट का हम डिस्कस कर रहे हैं। तो कुल मिला के सबसे बड़ी बात ये रिजल्ट ये निकलती है कि आप किसी भी चैप्टर से रिलेटेड कोई ये नहीं कह सकते कि ये डेटा, ये चैप्टर हम छोड़ दें। छोड़ आप कुछ नहीं सकते, किसी भी चैप्टर को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। नंबर 1। नंबर 2 पॉइंट ये है, हर चैप्टर पढ़ना है, डिटेल्ड में पढ़ना है, क्योंकि मेंस में क्या आ जाए कुछ नहीं पता। इसी तरह से 2023 का कंप्लीट डेटा आपके सामने है, आप इसको समझ सकते हैं और इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। ये जैसे कि मैंने बताया, देखिए यहां पर इनका ज्यादा फोकस रहा, डीआई, अलजेब्रा, टिग्नो, 3 क्वेश्चन पूछे गए। तो ये था CHSL का टियर 1 की कहानी। ये आपका 21 मार्च 2023 में जो CHSL जो उसकी डिटेल है, 24 मई 2022 का CHSL की डिटेल है, 12 अप्रैल CHSL। तो आप, मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं, आप चाहे तो इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगर हम बात करें, एक बार CPO और SI की और बात कर लेते हैं। SSC CPO SI, ठीक है ना, जो आपका दिल्ली पुलिस है उसकी बात कर लेते हैं। 27 जुलाई 2024 में नंबर सिस्टम से 1 क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन के 8 क्वेश्चन। अच्छा, मैं एक बार आपको बता दूं, CPO में 50 क्वेश्चन आते हैं, आप जानते हैं।
पहले एसएससी में भी 50 क्वेश्चन आते थे बहुत पहले, तो सीपीयू का पैटर्न अभी भी वही है। तो सीपीयू में 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, 50 क्वेश्चन। तो पॉइंट नंबर 1, सीपीयू में सरलीकरण के 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं, सिंप्लीफिकेशन के 8 क्वेश्चन मायने रखते हैं। दूसरी बात, परसेंटेज के 3 क्वेश्चन, प्रॉफिट और लॉस के 2 क्वेश्चन, डिस्काउंट के 2 क्वेश्चन, और मिक्सर रेशियो एंड प्रोपोर्शन के 2 क्वेश्चन, मिक्सर एलिगेशन का 1 क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट का 1 क्वेश्चन, कंपाउंड इंटरेस्ट का 1 क्वेश्चन, वर्क एंड टाइम के 2 क्वेश्चन, और आपका टाइम और डिस्टेंस के 3 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन डीआई के। तो बहुत ये आश्चर्य वाली बात है, 7 क्वेश्चन डीआई के, 5 क्वेश्चन आपके मेंसुरेशन 2D 3D मिला के, ट्रिग्नोमेट्री के 4 क्वेश्चन, और अगर बात करें यहां पर 4 क्वेश्चन ज्योमेट्री के, टोटल 50 क्वेश्चन। तो एक अच्छा खासा टास्क है और अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये आप एग्जाम में अच्छे से देख पा रहे होंगे, ठीक है ना। इसी तरह से मेरे पास 3 अक्टूबर 2023 में जो पेपर हुआ उसका सिनेरियो है, 9 नवंबर 2022 को जो पेपर हुआ उसका पूरा डिटेल्ड है, 23 नवंबर 2020 और 9 दिसंबर 2019। आप इसको आराम से देखिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे वो बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके सामने। एक और डिस्कस कर लेते हैं लास्ट, एसएससी जीडी की बात करें। सबसे ज्यादा अगर किसी एग्जाम में वैकेंसी आती है तो वो है आपका एसएससी जीडी, सबसे ज्यादा वैकेंसी एसएससी जीडी में आती है। आइए डिस्कस करते हैं जीडी का नंबर सिस्टम। जीडी में नंबर सिस्टम देखिए, नंबर सिस्टम के 20 फरवरी 2024 को जो पेपर हुए, नंबर सिस्टम का कोई सिंप्लीफिकेशन का 3 क्वेश्चन। भाई सिंप्लीफिकेशन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, खासकर जीडी में, जीडी के पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। सिंप्लीफिकेशन हुआ आपका, एचसीएफ एलसीएम का 1 क्वेश्चन, परसेंटेज के 4 क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस के 2 क्वेश्चन, डिस्काउंट के 1 क्वेश्चन, एवरेज के 2 क्वेश्चन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के 2 क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट के 1 क्वेश्चन, कंपाउंड इंटरेस्ट का 1 क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क के 2 क्वेश्चन, और आपका रेलगाड़ी के 2 क्वेश्चन, ठीक है ना। तो कुल मिला के 20 क्वेश्चन आते हैं। आप समझ गए, उन्होंने 20 क्वेश्चन था तो वैल्यू कम हो, स्टैटिक्स में से कुछ नहीं आया, 2D में से नहीं दिया कई बार। तो ये सब चीजें कहानी बदलती रहती हैं, ये मैं उनके लिए बहुत ज्यादा समझा रहा हूं जो बच्चे, सबसे पहले बहुत सारे बच्चे, हमारे बच्चे यही कमेंट करते हैं कि सर वो टॉपिक बता दो जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, केवल हमें तो सर वो टॉपिक बता दो, हमें और कुछ नहीं पता। तो समझ गए आप, सब कुछ पढ़ना है आपको। 10 जनवरी 2023 में जो हुआ, 24 नवंबर 2021, 18 फरवरी 2019, ये सारे क्वेश्चन आपके सामने पूरा डिटेल्ड में मेंशन है, आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये पुराने ईयर के क्वेश्चंस हैं, हो सकता है आपको थोड़ा सा पिक्सल में क्लैरिटी ना हो। अब हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने बताया फाउंडेशन है, और हम मेन जो टारगेट लेके चलेंगे, हम सब कुछ पढ़ेंगे, वो सब कुछ डिफाइन होगा या सब कुछ आपका कवर हो जाएगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करो। अगर आप सीजीएल की बात कर रहे हैं तो हम पहले एग्जाम पैटर्न को समझ लेते हैं एक बार फटाफट। देखिए एग्जाम पैटर्न 2022 में जो सैलरी वैकेंसी आई हैं अभी तक 36,012। अगर हम टोटल एग्जाम पैटर्न से पहले वैकेंसी देखें, 2022 में कितनी वैकेंसी आई है? 36,012। 2023 में जो वैकेंसी थी 8415, 8415। 2024 में कितनी वैकेंसी थी? दैट इज 18,174, 18,174। टोटल ओवरऑल वैकेंसी थी 21,000 वैकेंसी थी आपकी टोटल ओवरऑल, है ना, एवरेज देखा जाए तो। चलिए हम सीधा सीधा बात करते हैं, आखिर एग्जाम का पैटर्न क्या है, एग्जाम के लिए क्या क्या चाहिए। जिसको बेसिक नॉलेज नहीं है, क्योंकि ये फाउंडेशन क्लास है, मैं जस्ट आपको एक आइडिया ले रहा हूं, इंट्रोडक्शन क्लास है, जिसको बेसिक नॉलेज नहीं है, तो सबसे पहले सीजीएल की मैं बात कर रहा हूं, हम फोकस लेकर चलेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, हम और सारी चीजें इसमें कवर होगा, हम एक एग्जाम को फोकस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सब कुछ इसमें ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा। सबसे बड़ी बात बताएं, सारी पोस्टों के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो जो भी बच्चे ग्रेजुएट है, बैचलर डिग्री जिनके पास है, ग्रेजुएशन हो गया है, वो ऑटोमेटिक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मतलब वो
आराम से इसके लिए एलिजिबल है। परसेंटेज की कोई वैल्यू नहीं है या परसेंटेज का कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है। लेकिन जिन्होंने फाइनल ईयर वाले हैं, बहुत सारे बच्चे बार बार कमेंट करते हैं सर हम फाइनल ईयर में हैं, क्या हम इसके लिए एलिजिबल हैं? बिल्कुल, फाइनल ईयर वाले भी ग्रेजुएशन के लिए इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं सीजीएल के लिए। चले आगे, नंबर 2, एक पेपर आपका होता है जेएसओ। जेएसओ वही देंगे जिन्होंने ग्रेजुएशन के साथ साथ 12th में मैथ्स में 60% लाया हो। 12th में मैथ्स हो, मैथ्स में 60% हो, या फिर ग्रेजुएशन में आपके पास स्टैट्स एक सब्जेक्ट होना चाहिए, तब डिग्री लेवल पे, तब आप जेएसओ के लिए एलिजिबल है। ठीक है। फीस, जनरल की बात करें, एग्जाम की फीस कुछ खास नहीं होती, 100 रुपीज होती है। और जो वुमेन्स के लिए, वुमेन कैंडिडेट के लिए, एससी एसटी और ओबीसी कैंडिडेट के लिए, पीडब्ल्यू कैंडिडेट के लिए, ओबीसी नहीं पीडब्ल्यू कैंडिडेट के लिए फ्री होती है। आपको एक्स सर्विसमैन के लिए उसमें कोई भी पेमेंट नहीं करना पड़ता। ठीक है। चलिए, और हम डिस्कस करते हैं कुछ एज में रिलैक्सेशन भी मिलता है। जनरल एज क्या है? जनरल एज है 18 से, जनरल एज क्या रहती है? जनरल एज रहती है 18 से 32 साल, लेकिन वो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग होती है, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग। तो मैं बात करूं 18 से 32 साल है, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग है। जैसे सबसे पहले मैं बात करूं जो एज रिलैक्सेशन मिलता है, एससी एसटी को 5 साल का, ओबीसी वाले स्टूडेंट को 3 साल का, और पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व के लिए 10 साल का, और एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल का। तो अलग अलग एज का रिलैक्सेशन मिलता है। ठीक है। चलिए, सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, एग्जाम का मेन पैटर्न क्या है। आओ समझते। नंबर 1, सबसे पहले एग्जाम के पैटर्न में प्री 3 चीजें होंगी। जैसे कि हमने बताया, हम टारगेट सीजीएल को लेकर चल रहे हैं। टीयर 1, टीयर 2, और उसके बाद टीयर 2 के साथ साथ एक डॉक्यूमेंट स्पीड टेस्ट होता है। उसके बाद आपका कुछ पोस्टों के लिए फिजिकल है, कुछ पोस्टों के लिए फिजिकल नहीं है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, और जनरल फिजिकल का, जिनका फिजिकल होगा। जैसे नंबर 1, टीयर 1 की बात करें, जनरल इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चन आते हैं 50 मार्क्स के, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का। जनरल अवेयरनेस की बात करें, जीए जिसको बोलते हैं, सामान्य ज्ञान, 25 क्वेश्चन है 50 मार्क्स के। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें, 25 क्वेश्चन है 50 मार्क्स के। इंग्लिश की बात करें, 25 क्वेश्चन है 50 मार्क्स के, 100 क्वेश्चन है 200 मार्क्स के। 1 घंटे का पेपर है, 1 आवर्स का, 1 आवर्स का पेपर होगा। नेगेटिव मार्किंग 0.50 होगी पर क्वेश्चन। जब आप टीयर 1 क्लियर कर लेंगे तो फिर होता है टीयर 2। फिर आप टीयर 2 के लिए कॉल आती है, मतलब कहा जाता है कि आपने टीयर 2 में आपकी एंट्री है। टीयर 2 में सेशन डिवाइडेड है, सेशन 1, सेशन 2। सेशन 1 में 3 सेक्शन है। जैसे सेक्शन 1 की बात करें, मैथ्स और रीजनिंग, 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 90 मार्क्स के, 90 मार्क्स का। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, और इसके लिए आपको मिलेगा केवल 1 घंटा, 1 आवर। और ऐसे ही मैं अगर बात करूं सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 2 की बात करूं, इंग्लिश लैंग्वेज और आपका जनरल अवेयरनेस के 45 और 25 क्वेश्चन है, 45 क्वेश्चन और 25। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, तो 135, और यहां हो गए 75, तो टोटल मिला के हो गया 210। और 1 घंटे का पेपर ये होता है। ये 1 आवर का अलग है, ये 1 आवर का अलग है। ऐसे ही सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 की बात करूं, कंप्यूटर नॉलेज का 20 आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 60 मार्क्स के, 15 मिनट का पेपर होता है आपका, 15 मिनट का। और ये क्वालिफाई नेचर का होता है, ये केवल जस्ट आपको क्वालिफाई करना है। और इसी के साथ ये जो है ना, ये जो कंप्यूटर नॉलेज है, इसी के साथ जैसे ही आपका कंप्यूटर का पेपर बंद हुआ, कुछ गैप के बाद, 10-15 मिनट के गैप के बाद डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट होता है, जो टाइपिंग टेस्ट है।
जिसमें आपको एक पैसेज दिया जाता है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। 15 मिनट का वो पेपर होता है, ठीक है। उसके बाद पेपर सेकंड होता है, जो जेएसओ वाला बताया था, स्टैटिक्स वाला, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे बड़ी बात, फाइनल कट ऑफ जो जाती है, यहां से आपका 180 नंबर और यहां से ये 210, 390 में से फाइनल कट ऑफ जाती है। फाइनल कट ऑफ 390 में से जाती है। वेटेज आपके सामने मैं दिखा देता हूं। मैथ्स का वेटेज अप्रॉक्स 23% है, रीजनिंग का वेटेज अप्रॉक्स 23% है, इंग्लिश लैंग्वेज अप्रॉक्स 35, जनरल अवेयरनेस 19%, ये वेटेज है। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा बच्चों, जिससे आपको एक एक्चुअल में आइडिया लग सके। सारी चीज कवर करेंगे, कुछ भी बचेगा नहीं, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर हो गया है। जो बच्चे जेएसओ के लिए डेडिकेटेड है, या कुछ कह रहे हैं कि सर हमारे पास और चांस हो सक्सेस के, अगर बाई चांस हम जब टियर 2 दे सकते हैं, जो एलिजिबल हैं, तो बिल्कुल। तो टियर 2 का आपका स्टैटिस्टिक्स का पेपर होता है। स्टैट के 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स होते हैं, 200, 2 घंटे का पेपर होता है। देयर इज ए नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क्स ईच क्वेश्चन इन सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में नेगेटिव मार्किंग है। एंड मॉड्यूल 1 ऑफ द सेक्शन 3 के मॉड्यूल 1 में नेगेटिव मार्किंग कंप्यूटर वाले में। एंड 0.5 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है पेपर सेकंड में 0.5 की नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। आई थिंक यहां तक आपको अच्छे से क्लियर हो रहा है। चलिए, फाइनल जो मेरिट बनती है वो आपकी केवल टियर 2 के बेस पर बनती है। जो आपका टियर 2 हुआ, 390 में से आपकी मेरिट बनती है। कंप्यूटर वाला आप जानते हैं उसमें काउंट होता नहीं। चलिए, सबसे बड़ी बात बता दें, डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट। ये जो डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट है, इसमें 15 मिनट का, 15 मिनट का होता है, और आपको 2000 की डिप्रेशन, यहां टाइपिंग में की डिप्रेशन का कंसेप्ट आता है, क्योंकि यहां वर्ड काउंट नहीं कर सकते। वर्ड में प्रॉब्लम होती है कि भाई कोई वर्ड कितना बड़ा है, कोई वर्ड कितना छोटा है। तो की डिप्रेशन आता है, आप कितने की प्रेस कर रहे हैं। 2000 की डिप्रेशन, ड्यूरेशन 15 मिनट में होता है। डिटेल इंस्ट्रक्शन आपको हम बाद में किसी सेपरेट वीडियो में, जो DEST के नाम से जाना जाता है, डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट, DEST, है ना, ये हम बाद में डिस्कस कर लेंगे इसके बारे में। चलिए, अब सबसे बड़ी बात होती है कि फॉर्म कब तक आएंगे। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में चल रहा है कि सर आखिर फॉर्म कब तक आएंगे। नंबर 1, भले ही एसएससी ने कैलेंडर रिलीज किया हुआ है, क्योंकि जैसे एसएससी ने अपनी तरफ से अनाउंसमेंट किए हैं, हो सकता है कि इसके जो एग्जैक्ट डेट एसएससी ने अभी तक बताई है वो बदले। तो ये मान के चलिए, वैसे एसएससी ने ओल्ड डेट अप्रैल में बताया है, लेकिन मान के चलिए अगर अप्रैल में फॉर्म नहीं आते हैं तो भी फॉर्म जल्दी ही, ज्यादा गैप नहीं होगा, 1-1.5 महीने में आ जाएंगे, ठीक है ना। ये आपका जो रिलीज कैलेंडर था एसएससी का वो है। हो सकता है एसएससी इस कैलेंडर में चेंजेस करे, वो जैसा हुआ हम आपके सामने ले आएंगे, ठीक है। आई थिंक ये सबको क्लियर हो पा रहा है। हम एक नजर में मैथ्स के सिलेबस पे डालते हैं कि हमारा सिलेबस है क्या क्या। आ जाओ, नंबर 1, तो जो मेन पोर्शन है हमारे सिलेबस में, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, आपका रीजनिंग, आपका करंट अफेयर मतलब जीके और जीएस, और इंग्लिश, है ना, ये आपका मेन पोर्शन है। मैं आपको बता दूं, हम एसएससी के सिलेबस पे क्यों फोकस कर रहे हैं, क्योंकि आपने एक बार एसएससी का सिलेबस कवर किया तो ऑटोमेटिक सारे एग्जाम का सिलेबस कवर हो जाते हैं। सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं मैथ वाले सेक्शन की, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाले सेक्शन की, कि आखिर इसमें कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे बड़ी बात ये आपके सामने है, ऑफिशियल सिलेबस जो भी पूछा गया है, जो कंप्लीट सिलेबस आपके सामने है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके बारे में हम पूरा डिटेल में बाद में भी डिस्कस करेंगे। एक एक चीज का देख सकते हैं, जैसे आपका फंक्शंस, फ्रैक्शंस, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, स्क्वायर रूट, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप,
और बात करें बिजनेस, मिक्सर एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस और बहुत सारी चीजें। हमने सुविधाजनक बनाने के लिए, क्वेश्चन को आसानी से समझ में आए, सिलेबस आसानी से समझ में आए, इसके लिए हमने इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया। नंबर 1 जनरल इंटेलिजेंस वाला सिलेबस है। तो सबसे पहले मैं मैथ्स वाले सिलेबस को, क्योंकि ये मैथ्स का है, हम उस पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करेंगे, फिर भी मैं आपको और सब्जेक्ट के सिलेबस जस्ट एक ओवरव्यू में दिखा दूंगा। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को अर्थमेटिक सेक्शन और एडवांस मैथ्स वाले सेक्शन में डिवाइड किया गया है। अर्थमेटिक मतलब अंकगणित। अगर हम बोले सर अंकगणित का अर्थमेटिक का लेवल क्या आता है एसएससी में, तो चाहे कोई भी एग्जाम हो, 10th लेवल से ज्यादा लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते। लेकिन ये भी कहने वाली बातें हो गई कि 10th लेवल का होता है। अब कंसेप्ट तो 10th लेवल के होते हैं, लेकिन जो क्वेश्चंस पूछ रहा है वो एक हाई स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, अगर आपके बेसिक कंसेप्ट की क्लैरिटी नहीं है तो। ठीक है, तो आपको बेसिक कंसेप्ट होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज इसमें प्रॉब्लम हो जाती है। आइए तो अर्थमेटिक सेक्शन को कवर करते हैं। पार्ट नंबर 1 में हम डिस्कस करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पार्ट नंबर 1 में। उसके बाद प्रॉब्लम ऑन एज, उसके बाद पार्टनरशिप, टाइम एंड डिस्टेंस, वेजेस और पाइप एंड सिस्टम। ये पार्ट नंबर 1 की चीजें। पार्ट नंबर 2 में आपका आता है परसेंटेज, पार्ट नंबर 2 सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, मिक्सर और एलिगेशन, है ना। ये सारी चीजें हैं जो पार्ट नंबर 2 में पूछी जाती है। पार्ट नंबर 3 की बात करते हैं, रिलेटिव स्पीड, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन, बोट एंड स्टीम, रेस, एवरेज, सिंप्लीफिकेशन और डीआई, है ना। और इसी तरह से एडवांस मैथ्स वाले सेक्शन में उन्नत गणित मतलब नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, करणी और घातांक, सर्ट्स एंड इंडिसेस, मेंसुरेशन, हाइट एंड डिस्टेंस, अलजेब्रा और ज्योमेट्री वाले पोर्शन। अगर हम पार्ट नंबर आगे चलें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्टैटिस्टिक्स, टिग्नो, एचसीएफ, एलसीएम, प्रोबेबिलिटी और ये 2 बार लिखा गया। ठीक है ना, ये आई थिंक सबको क्लियर है। तो मैं आपको अगर बात करें जनरल रीजनिंग का सिलेबस और सब्जेक्ट का सिलेबस, जस्ट मैं एक ओवरव्यू में दिखा देता हूं, आगे आप डिटेल में इसको स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं। तो एक कंप्लीट रीजनिंग का सिलेबस है आपके सामने। क्लियर, हमने क्वांट के इस सेक्शन की बात कर ली है। ये आपके सामने आपका टीयर 2 का सिलेबस है, मैथ्स का टीयर 2। वैसे जनरली एसएससी मैथ्स का सिलेबस मतलब टीयर 2 का सिलेबस अलग से रिलीज करती है, लेकिन हम या जब भी आप कहीं भी पढ़ते हैं या हम जब भी आपको पढ़ाते हैं, हम कंबाइंड पढ़ाते हैं इस तरह से कि टीयर 1 और टीयर 2 दोनों ऑटोमेटिक कवर हो जाए। लेकिन एसएससी इसको अलग से रिलीज करता है। चलिए थोड़ा सा जूम कर दिया मैंने ताकि आपको दिख सके। देखिए, नंबर सिस्टम, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, टिग्नो, प्रोबेबिलिटी और स्टेट्स। ठीक है, ये चीजें हैं जो आपकी इसके अंदर। जनरल अवेयरनेस ये आपके सामने है। बात करते हैं इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन, आपके सामने है। और ये आपके सामने रीजनिंग का मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 1, मॉड्यूल 1 सेकंड वाला पूरा। ठीक है, ये भी आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, अगर आपके पास नहीं है तो आराम से। चलो ठीक है, अब हम सबसे पहले आगे चलते हैं अपने। आपके अगर कोई डाउट ऐसा है जो इस वीडियो में रह गया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपके ट्राई करूंगा, कोशिश करूंगा कि आपके डाउट का आंसर दे। अब सबसे बड़ी बात जो बच्चों को होती है कि सर कौन कौन सी पोस्टें हैं जो एसएससी के थ्रू कवर होती हैं, सीजीएल के थ्रू, खासकर सीजीएल के थ्रू कवर होती हैं। सर थोड़ा सा पोस्ट का आइडिया दे दो। आओ
पोस्ट कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन सी पोस्टें कवर होती हैं, एक आइडिया ले लेते हैं। जैसे बात करते हैं पे लेवल 7, तो पहले पे लेवल 7 की बात आती है, जिसमें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर सबसे ज्यादा डिमांड वाली पोस्ट है आजकल जो बनी हुई है। जैसे किसी समय इनकम टैक्स ऑफिसर बनी हुई थी, वो आजकल एएसओ है, जो आपका सीएसएस सेंट्रल सेक्रेटरीट की सर्विस में आती है, ग्रुप बी में आती है, 20 साल से 30 साल के बीच में ये आती है, 20 to 30। एएसओ इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी में आती है, 18 साल से 30 साल। तो एज जो है अलग अलग किस मिनिस्ट्री में है, किस डिपार्टमेंट में है, उसके अकॉर्डिंग आप देख पा रहे होंगे चेंज होती है। एएसओ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में है, अगर है ग्रुप बी में है, 20 साल से 30 साल तक आती है। इसी हिसाब से इंस्पेक्टर, इसी हिसाब से प्रिवेंटिव या फिर इंस्पेक्टर एग्जामिनर, सब इंस्पेक्टर, ये सारी चीजें हैं जो एज का अलग अलग क्राइटेरिया। शुरू में जो मैंने बताया था 18 to 32 वो एवरेज मतलब सभी के लिए था, लेकिन अलग अलग है। तो आपकी एज 18 to 32 में किस एग्जाम के लिए क्या क्या है वो यहां डिटेल में मैंने बताया है ना। यहां देख लीजिए, पे लेवल 6 में आता है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, रिसर्च असिस्टेंट, डिविजनल अकाउंटेंट, सब इंस्पेक्टर, जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर और जेएसओ। ठीक है, तो हर एक में ये ग्रुप बी की पोस्ट है सारी, और 18 साल से 30 साल तक एज है। अब अच्छे से जेएसओ जो है, जेएसओ एक ऐसी है, जेएसओ जो आपका 18 साल से 32 साल के बीच में, 18 to 32। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। पे लेवल 5 की बात करते हैं, ऑडिटर और अकाउंटेंट या जूनियर अकाउंटेंट। ग्रुप सी की पोस्ट है, ग्रुप सी की पोस्ट है, 18 साल से 27 साल के बीच में एज होनी चाहिए आपकी, ग्रुप सी में 18 to 27। पे लेवल 4 की बात करते हैं, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, सीनियर सेक्रेटरीट और सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव टैक्स असिस्टेंट, जिसमें ग्रुप सी की पोस्ट है, 18 साल से 27 साल। ठीक है, आई थिंक ये सबको क्लियर है, अच्छे से क्लियर हो पा रहा होगा, है ना। थोड़ा इसको हम बहुत सारे हम जेनरिक समय समय पर बनाते रहते हैं, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे। आई थिंक ये सबको क्लियर है। कुछ पोस्टें ऐसी होती हैं जिसमें, क्या सर सब में फिजिकल होता है? नहीं, कुछ पोस्टें ऐसी होती हैं जिसमें फिजिकल होता है, कुछ पोस्टों में फिजिकल नहीं होता। जैसे कौन कौन सी में फिजिकल है? इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज फिजिकल होता है, डिमांड है, फिजिकल कराते हैं। एग्जामिनर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, सीबीएन, सब इंस्पेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सब इंस्पेक्टर जेआईओ एनसीबी, सब इंस्पेक्टर सीबीआई और सब इंस्पेक्टर एनआईए। आपको पोस्ट से भी लग रहा होगा कि भैया ये तो फिजिकल मांगती ही है। आई थिंक यहां तक सबको क्लियर हो पा रहा होगा चीजें जो मैं आपको बताना चाह रहा था। ठीक है, अब मैं थोड़े उन डाउट्स को ले लेता हूं जो हर बच्चों के, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन क्लास है, एक बार हम डाउट ले लेते हैं जो हर बच्चों के माइंड में होते हैं या आते हैं। नंबर 1, पहला डाउट बच्चों का होता है, सर बेसिक्स कैसे स्ट्रॉन्ग करें? जो साइंस साइड के स्टूडेंट हैं, जो साइंस वाले हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बीटेक से आए होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो एमएससी बीएससी के हैं, एक बार उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन सर जो ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे हैं, कौन है? जो ह्यूमैनिटीज वाले हैं, मतलब बीए वाले बच्चे हैं या थोड़े बहुत बीकॉम वाले बच्चे हैं, जो बायो वाले बच्चे हैं, बायो वाले तो बड़े ही खतरनाक हैं। तो ये जो बच्चे हैं, ये बेसिक्स कैसे स्ट्रॉन्ग करें? सर क्या हमें कुछ अलग से सेपरेट क्लास करनी पड़ेगी? नहीं। नंबर 1 मैं आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये डाउट आता है, क्या सर हम 8th क्लास उठाएं या 8th क्लास के कंसेप्ट लगाना शुरू करें? नहीं बच्चा, ऐसा पॉसिबल कभी नहीं है। आप उसमें बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे कि आप 8th क्लास की किताब उठाएंगे और उसको डिस्कस करेंगे, वो बड़ा जिसको बोलेंगे कंफ्यूजिंग हो जाएगा, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें वो सब। लेकिन मैं आपको बताऊं, सबसे पहले आप रेगुलर, अब आपकी क्लासें यहां चलेंगी, सबसे पहले आप जब भी क्लासेस करो और उसके फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं बेसिक्स,
जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 रेस्ट की पावर 2 रेस्ट की पावर 3 एंड 2 रेस्ट की पावर 3 रेस्ट की पावर 2। बहुत सारे हमारे बीच में ऐसे बच्चे होंगे जो इन्हीं दोनों में कंफ्यूज होंगे कि 2 की पावर 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 की पावर 2 ये दोनों सेम है कि अलग है। दो चीजें होती हैं, अगर आपके बेसिक वीक भी हैं लेकिन अगर आपकी कैचिंग पावर बहुत स्ट्रांग है तो आप आराम से हर कंसेप्ट को कम टाइम में समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। कैचिंग पावर स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है और बहुत पॉजिटिव है। अगर आपकी है, बेसिक्स ना भी हो, धीरे धीरे आप बेसिक्स को स्ट्रांग कर सकते हैं। दूसरा, क्या सर बेसिक्स के लिए मुझे बहुत 8th 9th 10th की किताबें उठानी है? बिल्कुल नहीं। जो आपको पढ़ाया जा रहा है उससे रिलेटेड, क्योंकि बहुत जो बेसिक्स चीजें होती है, फॉर एग्जाम्पल 2 रेस्ट की पावर 2 अपॉन 2 रेस्ट की पावर 9 कहीं ऐसे लिखा है। आपको पता होना चाहिए जब हम डिस्कस करते हैं x रेस्ट की पावर a अपॉन x रेस्ट की पावर b, पावर सबट्रैक्ट हो जाती है, a माइनस b हो जाता है, तो हो जाएगा 2 रेस्ट की पावर 2 माइनस के 9, 2 रेस्ट की पावर माइनस के 7। इसी कंसेप्ट, बिल्कुल बेसिक 3rd क्लास का कंसेप्ट है। इसी कंसेप्ट पे सीजीएल मेंस में इस साल क्वेश्चन पूछे गए। तो अगर आपको कोई भी ऐसा कंसेप्ट नहीं है तो एक तो 2 मेथड है, पूछो, नीचे कमेंट करो आपको क्या स्पेशल चाहिए। दूसरा, हम उस पर वीडियो बनाएंगे, हम उसको लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। दूसरा, आप उसको सर्च कीजिए खुद भी। हमने इस पे एक क्वेश्चन करा तो आप 5 क्वेश्चन खुद सर्च कीजिए। तो अब जैसे कुछ बच्चों कंफ्यूज होता है 2 रेस्ट की पावर 2 रेस्ट की पावर 3, अगर ये बीच में कहीं आ जाता है और आता है तो उतना डेप्थ या उतना बहुत ज्यादा टाइम्स बार नहीं आएगा, ज्यादा से ज्यादा एक बार आएगा, 2 बार आएगा। उसके बाद आपको उस पर खुद वर्क करना होगा कंसेप्ट समझ के। तो पावर हमेशा ऊपर से सॉल्व होती है। तो 2 की पावर 3 होता है 8 और यहां 3 की पावर 2 होता है 9। तो एक्चुअल में कुछ ऐसे मेंशन है, पावर ऊपर से सॉल्व होती है, नीचे से सॉल्व मत करना कि 2 की पावर 2 4 रेज़ टू की पावर 3 64 और 8 की पावर 2 64 बराबर है, नहीं। तो ये सेकंड डिजिट, सेकंड नंबर ग्रेटर देन है फर्स्ट से। आई थिंक ये अच्छे से समझ पा रहे होंगे। सबसे बड़ी बात होती है कि सर नोट्स कैसे बनाएं। मैं आपको बता दूं, बहुत बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हम नोट्स कैसे बनाएं। याद रखना, सबसे बेस्ट जो नोट्स होते हैं वो होते हैं हैंड रिटन नोट्स। उससे अच्छे नोट्स हो ही नहीं सकते, ध्यान रखना। सबसे बेस्ट होते हैं हैंड रिटन नोट्स, उससे अच्छे नोट्स कभी मिल ही नहीं सकते आपको। अपने आप खुद जो भी आप क्लासेस देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब पे चाहे पेड में, हाथ से नोट्स बनाइए। किसी के नोट्स मत लीजिए, आपको कुछ समझ भी नहीं आएगा उसके। खुद नोट्स बनाइए, सिस्टमैटिक नोट्स बनाइए, ठीक है। नंबर 1, प्रैक्टिस कहां से करें सर? प्रैक्टिस के लिए सर कुछ बताइए। मैं आपको बता दूं, दृष्टि एसएससी की अपनी बुक्स हैं, आप उन बुक्स से भी प्रैक्टिस बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से। और वैसे आप जहां से भी करें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर लगाएं। बस मेन है पीवाईक्यू। एक चीज का फंडा याद रखिए, एक ही बुक को या अलग अलग बुक को एक बार पढ़ने की जगह एक ही बुक को 10 बार पढ़िए। यह मेन है सक्सेस का। ऐसा नहीं कि आप मार्केट से हर पब्लिकेशन की बुक ले आए और आप कंफ्यूज हैं कि मैंने पढ़ी कोई नहीं है, मैं ले सब आया, क्या करें। एक बुक को 10 बार पढ़ो, ना कि 10 बुक को एक बार पढ़ो, ठीक है। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और चैप्टर वाइज मिल जाएं, वो आपको दृष्टि की बुक्स में भी बहुत बेहतरीन तरीके से मिल जाएंगे। चलिए, आई थिंक क्लियर हो गया। एक बड़ा क्वेश्चन बार बार बच्चे पूछते हैं कि एग्जाम से पहले कितनी बार रिवीजन करें, परीक्षा से पहले कितनी बार रिवीजन करें, कैसे रिवीजन करें, कितनी बार रिवीजन करें। तो अगर आप पे डिपेंड करता है। देखो एक्चुअल में क्या होता है, ये प्रिपरेशन की स्टेज होती है। आप किस स्टेज में, बेसिक स्टेज है, बेसिक स्टेज है, स्टेज का लेवल थोड़ा सा अपर हो चुका है,
स्टेज का लेवल है बिल्कुल हाई लेवल है और आप फिर उसके बाद सेलेक्टेड है, तो ये लेवल होता है। अगर आप चाहते हैं कि एक बार में ही मैं प्रिपरेशन करके निकल जाऊं, एग्जाम क्रैक कर हो जाए एक बार में, तो आपको सिंपल सा 10 10 200 फॉर्मूले को अपनाना पड़ेगा। अगर आप इसको नहीं अपनाते हैं, पहले मैं इसको समझाने से पहले कि फॉर्मूला काम कैसे करता है, फॉर्मूले का मीन्स क्या है, अगर कोई बच्चा इसको नहीं यूज करता है तो उसके आगे प्रॉब्लम क्या आती है। प्रॉब्लम नंबर 1, सर मैं सब कुछ भूलता जा रहा हूं। वो बच्चा बोलता है कुछ याद है, मतलब पढ़ने में समझ में आया, लेकिन मैं भूल गया क्या क्या पढ़ा था मैंने। प्रॉब्लम नंबर 2, सर स्पीड नहीं बढ़ पा रही है। स्पीड कैसे इंक्रीज होगी, वो खासकर मैथ्स में ही तो स्पीड का गेम है भाई। बहुत सारे जीएस में तो कोई स्पीड का गेम नहीं हुआ, तो नॉलेज का गेम है। सर एक्यूरेसी नहीं बन पा रही है। स्पीड है, स्पीड ज्यादा होती है तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा गलत हो जाते हैं। एक्यूरेसी नहीं बन पा रही है, एक्यूरेसी को कैसे इंप्रूव करें। दूसरा, सर मेन रिवीजन का कैसे रिवीजन को हैंडल करें। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो मैं आपको बता दूं इन सब का एक ही सॉल्यूशन है ना, कि एग्जाम से पहले कितनी बार रिवाइज करें। तो इन सब का एक ही सॉल्यूशन है, दैट इज 10 10 200। कम से कम एग्जाम से पहले 1-1.5 महीना पहले तक आपके 10 टाइम्स नोट्स, जो आपके हैंड रिटन नोट्स है, खुद आपने बनाए हैं, उनको कम से कम 10 बार लगा लेना है। नंबर 1, 10 टाइम्स 10 बार। नंबर 2, जो आप बुक फॉलो कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की बुक आपको कम से कम 10 बार लगी होनी चाहिए। कैसे, मान लेते हैं बुक में 200 क्वेश्चन है, आपने जब फर्स्ट टाइम लगाया तो आपने नोटिस किया कि 100 से 100 क्वेश्चन ऐसे थे जो सर मुझे लगाने की आवश्यकता नहीं थी, सेम कंसेप्ट था, वो हमारे हैंड रिटन में अवेलेबल है। तो उनको कुछ नहीं करना है, जो जहां आप अटके, जहां आप फंसे, उनको स्टार कर लेना है और केवल वही क्वेश्चन अगली बार लगाने। 200, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। ये है प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट, या तो प्रीवियस ईयर के पेपर या फिर नए मॉक टेस्ट पेपर। अगर आप ये तीनों चीजों पे वर्क कर रहे हो तो आप बेहतरीन तरीके से बहुत कुछ कर सकते हो। 10 10 200, ठीक है। चलिए, चलो, एक बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, सर प्रतिदिन पर डे हमें कितने घंटे की स्टडी करनी चाहिए, पर डे हमें कितने घंटे स्टडी करनी चाहिए, टोटल हमारा एवरेज क्या रहना चाहिए भाई, कितने घंटे हमें पढ़ें ताकि हमारी प्रिपरेशन बहुत बेहतरीन तरीके से हो सके। तो मैं आपको बता दूं, पर डे अगर बात करें, वैसे इसमें आवर्स वेरी नहीं करता, आवर्स का कोई लॉजिक नहीं होता, ये आपके आईक्यू पे डिपेंड करता है, ठीक है, आईक्यू लेवल पे डिपेंड करता है। इससे पढ़ाई से आवर्स का मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखिए जीएस का बहुत सारा सिलेबस है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इको, स्टेट्स, स्टैटिक्स, करंट, ये सारी चीजें जीएस की है। उसके बाद मैथ्स में देख लीजिए अर्थमेटिक, एडवांस। उसके बाद इंग्लिश में देख लीजिए वोकैब अलग है, ग्रामर अलग है, बहुत सारी चीजें रट्टाफिकेशन वाली भी है। तो आप ये सब चीजों पर ध्यान में रखते हुए कम से कम, अगर मैंने जैसे कहा हम कुछ फिक्स नहीं होता, आपको 10 से 12 घंटे पर डे का निकालना होगा, और ये एग्जाम के टाइम पर और इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक ये आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। आगे चलते हैं, एक बार कट ऑफ की बात कर लेते हैं। सर लास्ट ईयर कट ऑफ क्या गई एक्चुअल में, कि कट ऑफ गई कितनी थी, कट ऑफ का एक आइडिया ले लेते हैं कि सर मैं जो प्रिपरेशन करूं, मैं किसको मान के करूं, किस लेवल की प्रिपरेशन रखे अपनी। हाँ, मेरी प्रिपरेशन इतनी हो चुकी है, जब हम घर पे मॉक टेस्ट दें तो मैं कट ऑफ की बात करता हूं, और कट ऑफ के लिए हम चलते हैं 2000 आपकी 24 की प्री की कट ऑफ पर, 2024 प्री की कट ऑफ, ध्यान से देखना।
2024। जैसे कि मैंने बताया ये टीयर 1 की कट ऑफ है, जेएसओ का पेपर अलग होता है, तो ये जेएसओ की कट ऑफ है, जेएसओ है, ठीक है ना। तो जेएसओ में 200 में से 200 में से यूआर की कट ऑफ 167.02, मतलब 83% गई थी। 200 का 83%, जनरल की बात कर रहा हूं, 83%। और 2024 में ऐसे 2844 बच्चे अवेलेबल थे जिनकी 83 मतलब मिनिमम 83% आए थे। ये जेएसओ की बात कर रहे हैं। अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो लगभग इससे 6 नंबर कम, ओबीसी की बात करें 1 नंबर कम, एसटी की बात करें 135, बहुत ज्यादा डिफरेंस है, और एससी की बात करें 143। इसी तरह से आप अलग अलग देख सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं, ये कट ऑफ की बात है। इसी तरह से आपका जो एसआई वाला पेपर होता है ना, जो जिसके लिए भी स्टैटिक्स चाहिए, तो उसकी कट ऑफ क्या गई थी 170 जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 163, 170 तो हो गया 85 और 163, ओबीसी के लिए 161, एसटी के लिए 134, एचएच ये विजुअल हैंडीकैप्ड और ये अलग अलग है, उसका आपके सामने अवेलेबल है। ठीक है, ये तो वही वो कट ऑफ जो स्पेशल पेपर के लिए होती है और जिसके लिए क्वालिफिकेशन भी अलग चाहिए। अब हम बात करें ऑल अदर पोस्टों के लिए, जो अदर पोस्टों के लिए कट ऑफ कितनी गई थी, ध्यान से देख लो। जनरल कैटेगरी की 153, भाई एक अच्छा खासा कट ऑफ था। कितना परसेंटेज हुआ, टू आउट ऑफ 200 में से है, तो ये हो गया 76%, अप्रॉक्स 76%, जिसमें 25,814 बच्चे अवेलेबल थे। ईडब्ल्यूएस के लिए 142%, 142 नंबर 71%, ओबीसी के लिए 73%, ओबीसी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ देख रहे हो आप, कम गई है। और एसटी के लिए 111, एससी के लिए 126, 63%। ठीक है, आई थिंक ये आप देख पा रहे होंगे, अलग अलग है। और एचएच की बात करें तो ये तो हो गया 31%। ठीक है, चलिए, तो अब हम बात करते हैं, सर ये तो हो गई बात इस कंसेप्ट की, तो अब हम बात करते हैं कि कुछ एक टॉपिक से लेके मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि हमें कैसे पढ़ना है और कैसे हम पढ़ सकते हैं, कंसेप्ट कैसे होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं अपने छोटे से टॉपिक को। सबसे पहले मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहूंगा एक छोटा सा कंसेप्ट, ध्यान से देखना है इसको बच्चों। ये क्वेश्चन सीजीएल और सीएचएसएल दोनों में रिपीट हो रखा है, दोनों एग्जाम में आया हुआ है। सीजीएल और सीएचएसएल क्वेश्चन कैसे आते हैं और किस तरह से हमें करना है, अब इस चीज को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप हर चीज को केवल ये कह के नहीं टाल सकते या केवल इसके बेस पर नहीं कर सकते कि हम एग्जाम में ही कर लेंगे। कुछ क्वेश्चंस प्योर फॉर्मूला बेस होते हैं, कुछ क्वेश्चंस प्योर ट्रिक बेस होते हैं, कुछ क्वेश्चन के कंसेप्ट बनाने पड़ते हैं और बनाकर उनको ध्यान रखना पड़ता है ताकि कैलकुलेशन कम से कम। जैसे ये क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, इसके 2 मेथड है हमारे पास, हम मेथड नंबर 1 की बात करेंगे। मेथड नंबर 1 हम जिसको डिटेल्ड मेथड भी बोलेंगे, ये डिटेल्ड मेथड, ठीक है। आइए, अब आप जानते हैं क्वेश्चन का स्टेटमेंट है 95/99 इंटू के 99। कह रहा है सर जस्ट सिंप्लीफाई कर दो और मुझे इन चारों में से ऑप्शन बता दो। तो बेसिक तरीका है, डिटेल्ड का मतलब हर चीज का बेसिक पता होना चाहिए। आप ये ना सोचें कि केवल आप आंखें बंद करके शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे, नहीं, उसका भी एक आइडिया है, कब लगनी है कब नहीं लगनी, कैसे लगनी है। जब भी मैं आपसे बोलूं कोई फ्रैक्शन है 3 1/4, तो 3 1/4 कैसे ब्रेक होती है आपको पता है? इसके बीच में कौन सा साइन होता है? 3 + 1/4। जब 2011 से पहले
मेंस होता था और 2012-13 के आसपास इंटरव्यू होते थे, 11-12-13 उसके आसपास इंटरव्यू होते थे। इंटरव्यू में एसएससी की ऐसे ऐसी चीजें आपसे पूछी जाती हैं, आपको आइडिया है कि नहीं? तो जब भी कोई फ्रैक्शन लिखे हमेशा उसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन मत बोलना, प्लस का साइन होता है। तो हम इसको ब्रेक करेंगे। ये कैसे ब्रेक होगा? 99 प्लस 95 अपॉन के 99 और इसको लिख सकते हैं 99। क्या ये क्लैरिटी है? कमेंट करो। ब्रेक कर सकते हैं सर ये 99 पर ही क्यों बनते हैं भाई? क्योंकि 99 ब्रेक हो सकता है। 100 माइनस 1 ये हुआ 95 अपॉन 99 और बाहर भी है 99 ये तो ब्रेक हो सकता है। आगे देखें मल्टीप्लाई करते हैं, ये होगा 9900 माइनस के 99 95 अपॉन 99 इंटू के 99। तो आप बोलोगे 9900 माइनस के 4। आपने एक चीज नोटिस करी, हमें जो समझाना हमें डिटेल में नहीं करेंगे, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन अप्रोच समझने के लिए कि एक्चुअल में वो चीजें आ कहां से रही हैं वो बहुत जरूरी है। आपने चीज नोटिस करी, ध्यान से देखिए। आपने नोटिस करा कि वैसे अभी आंसर क्या है मेरा? 6998889896 9896 इज द राइट आंसर। अब मैं आपको अप्रोच बताता हूं। आपने नोटिस किया इस चीज को, आपने देखा कि सर ये 4 कहां से आया? 4 आया 99 और 95 के डिफरेंस को। ये 99 और ये 95 का डिफरेंस 4 था। डबल लाइन कहां से आया? डबल लाइन आया जब ये बाहर वाला डबल लाइन अंदर मल्टीप्लाई हुआ और डबल जीरो, जितने 9 थे उतने जीरो में ब्रेक हो जाते हैं। तो इसका मींस क्यों ना सर मैं इसको ऐसे करूं, जितने डबल लाइन बाहर लिखे हैं, दैट इज द मेथड नंबर 2। जितने डबल लाइन बाहर लिखे हैं सबसे पहले वो लिख लो, स्टेप नंबर 1। जितने डबल लाइन बाहर लिखे हैं वो लिख लो, जितने उस साइड 9 है उतने जीरो लगा दो और दोनों के डिफरेंस को माइनस कर दो। दोनों के डिफरेंस को माइनस कर दो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। क्यों सर? इसके डिफरेंस को ही क्यों माइनस कर रहे हो? क्योंकि यहां पे मेंशन है न्यूमरेटर ये है, डिनोमिनेटर ये है और उसी का तो डिफरेंस आया था लास्ट में। तो आप बोलेंगे 9896। मैं इसको थोड़ा सा और समझाऊं जिसको नहीं क्लियर हो रहा है। आओ देखिए मैंने क्या बोला, क्या ये मार्कर से कलर सही आ रहा है या थोड़ा और डार्क मार्कर ले लें? जितने डबल डिजिट है वो लिख लो, जितने बाहर 9 है सबसे पहले वो लिख लीजिए, जितने अंदर 9 है उतने जीरो लगाइए और दोनों के डिफरेंस को माइनस कर दीजिए। कुल मिला के यूनिट डिजिट में 9 8 तो है ही नहीं, 8 होता तो मेरा आंसर हो जाता। कमेंट करिए फटाफट यस और नो। तो इस तरह से आपको बहुत सारी चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। ये चीजें आपके टाइम बचाती हैं, है ना? देखा, जो चीज टाइम सेव कर पा रही हैं उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आओ एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। नंबर नेक्स्ट 99 79 अपॉन 99 और बाहर भी है 99। ध्यान से देखना इस चीज को। अब हमें क्या करना था? जितने डबल 9 है वो लिखे, जितने बाहर वाले 9 है वो लिखे, जितने अंदर 9 है उतना जीरो लगाया और दोनों के डिफरेंस को, डिफरेंस किसका? न्यूमरेटर 79 और 99 का डिफरेंस कितना है? 20। तो 9880। बताइए हाँ या ना। तो ये आपने देखा, ये होता है सीजीएल एसएससी के सभी एग्जामों में क्वेश्चन आने का पैटर्न। वो एक फिक्स पैटर्न पे आता है। आपको उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, आपको उसकी अप्रोच पता होनी चाहिए, क्योंकि जब यही क्वेश्चन बार बार आ रहा है तो मैं एग्जाम में कब तक यही डिटेल क्यों करूंगा? अगर डिटेल करूंगा तो मैं औरों से पीछे चला जाऊंगा, है कि नहीं? चलिए, तो ये था नंबर 1। एक कंसेप्ट तो बच्चा ये हुआ। इसी के साथ एक कंसेप्ट की मैं और बात करता हूं। देखिए, तो छोटे छोटे में ये, क्योंकि इंट्रोडक्शन क्लास है, आप समझ पा रहे हैं, तो इसी तरह से हम एक छोटा सा कंसेप्ट और डिस्कस कर रहे हैं।
जिसको बोलते हैं डिजिटल रूट। क्या बोलते हैं जिसको? डिजिटल रूट। आइए, डिजिटल रूट क्या होता है ध्यान से देखना। फॉर एग्जाम्पल डिजिटल रूट मैं 3 स्टेप में समझाऊंगा या 3 कैटेगरी। कैटेगरी नंबर 1, मान लेते कोई डिजिट है 312 और मैं इसके डिजिट को सम करता हुआ चला जाऊं और सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लें, दैट इज कॉल्ड डिजिटल रूट। जैसे 3 2 5 और 1 6, तो इसका डिजिटल रूट 6 है। 7 1 3, 7 3 10 और 1 11, इसका डिजिटल रूट 2 है। तो डिजिटल रूट का मतलब होता है सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लेना। मान लो 4 1 5 6, तो 6 4 10 15 1 16, मतलब डिजिटल रूट 7 है। कमेंट करो फटाफट यस और नॉट। तो ये बेसिक सा फंडा समझा रहा हूं, हम डिटेल में पढ़ेंगे तो और अच्छे से हम बहुत डिटेल में देखेंगे। लेकिन कभी 9 डिजिटल रूट किस पे चलता है? 9 पर। अगर 9 आ जाए तो कैसे होता है? जैसे फॉर एग्जांपल 4 5 9, अब डिजिटल रूट निकालना, ध्यान से देखना। आपने नोटिस करा 9 अगर कभी आ जाए तो 9 को काउंट करो। देखो मैं 9 को काउंट करता हूं, 5 4 9 और 9 18। 18 का मतलब डिजिटल रूट ऑटोमेटिक 9 आ गया। लेकिन मैंने कहा कि 9 को कभी काउंट करो ही मत। कैसे? 4 5 9, अब 9 काउंट मत करो। क्या करे फिर? सर काउंट ना करे तो 9 को 0 के इक्वेट कर दो, 0 इक्वल मान लो, तो आपका डिजिटल रूट ऑटोमेटिक 9 आ गया। तो 9 फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कोई डिजिट है 9 9 9 1 3 2, तो इसका डिजिटल रूट आप क्या बोलेंगे? 3 2 5 और 1 6। ठीक है, 9 को 0 मान लेंगे। स्टेप नंबर या फिर कैटेगरी नंबर 3, अगर सम 9 आ रहा हो, जैसे 5 4 1 2, सम 9 आ रहा है तो पूरी डिजिट जैसे 5 4 9 हटाओ, केवल आपका डिजिटल रूट कितना होगा? 3। मान लेते हैं 3 1 2 5 7 4 6। अब देखो ध्यान से देखना, 7 और 2 9। अगर आप कोई कहे सर हम ना करें तो, ना हटाएं तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। 6 3 9 5 4 9, डिजिटल रूट हो गया 1। क्या ये सबको क्लियर है? तो डिजिट का सम 9 है तो ऑटोमेटिक वो 9 बन जाता है। ठीक है, चलो तो अब इस छोटे से कंसेप्ट का यूज कैसे होता है ध्यान से देखना। वैसे डिजिटल रूट एक ऐसा कंसेप्ट है जो आपकी कैलकुलेशन को बहुत ही जबरदस्त तरीके से डायरेक्शन देता है। फॉर एग्जाम्पल पी की वैल्यू गिवन है 999। इसने पूछा है कि सर इस फंक्शन की वैल्यू बताइए। अब डिटेल में करने, हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं। वैसे तो आप फॉर्मूला अप्लाई करो, थ्योरम बनाओ, अलजेब्रा बनाओ, जो बन जाए फॉर्मूला बनाओ, या फिर हम लगाते हैं सीधा सीधा डिजिटल रूट। और डिजिटल रूट क्या कहता है कि P इक्वल टू कितना है? 0। और जब P इक्वल टू 0 है तो 0 की मल्टीप्लाई किसी में करोगे वो भी 0, तो बचा 1। तो आंसर कितना हो गया? 1। अब जिसका डिजिटल रूट 1 होगा वो आंसर देगा। देखिए 9 9, इसका डिजिटल रूट 8 है, इसका डिजिटल रूट 0 है, इसका डिजिटल रूट 2 है, इसका डिजिटल रूट 1 है, तो ए इज द राइट आंसर। बताइए, क्लियर? तो आप बोलेंगे ए इज द परफेक्ट आंसर। ठीक है, तो धीरे धीरे सारी चीजें हैबिट होगी, तो एकदम से घबराने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, फिर सारी चीजें आप 100% सीख जाएंगे। कोई भी इतने घबराने की आवश्यकता नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, सीजीएल मेंस में आया हुआ। आओ समझो, एक बार खुद ट्राई करो अगर आप कर पा रहे हो तो। आइए, जैसे मेंस में आ रखा है, क्वेश्चन किस टाइप का था? m की वैल्यू है 0.2, 0.2 का स्क्वायर, 0.02 का होल स्क्वायर। n की वैल्यू है 0.3, 0.33 का होल स्क्वायर, 0.333 का होल स्क्वायर। आपको m प्लस n की कैलकुलेट करके वैल्यू बतानी कितनी होगी। करो क्या, ध्यान से देखना।
डिजिटल रूट, ये कितना है 2। पॉइंटों का कोई फर्क नहीं पड़ता डिजिटल रूट में। ये है 2 का स्क्वायर 4, पॉइंट हो ना हो 4, 4 4 8 2 10 का मतलब 1, तो इसका डिजिटल रूट है 1। यहां 3 3 और 6 का स्क्वायर 36, भाई 6 का स्क्वायर 36 होता है, 36 और 9 होता है 0, 3 3 6 3 9 0, तो इसका डिजिटल रूट है 3, तो आंसर हो गया 4। अब आंसर 4 किस में देखो, 9 5 3 8 1 9 9 3, 8 और 1 9 9 9 6 2 8 9, 8 और 1 9 9 6 7 13 4, 9 5 6 2 8 11 16 7, तो राइट आंसर हो गया सी इज द राइट आंसर। तो आप समझ पाए हम डिजिटल रूट से टिपिकल क्वेश्चन भी अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए डिजिटल रूट कहां नहीं लगता है, डिजिटल रूट आपका अप्रोक्सीमेशन में यूज नहीं होता, जहां अप्रोक्सीमेशन होगा। चलिए आगे बात करें, ऐसे और क्वेश्चन की बात करें, जैसे ये इस क्वेश्चन की बात करते, ध्यान से देखना। नंबर 1 बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, एक आइडिया आपने देखा किस तरह से आप किस तरह से अप्रोच लेके करेंगे, किस तरह से क्वेश्चन को हैंडल करेंगे, ये चीजें मैं आपको बता दूं। जैसे मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, इसको हम कैसे क्वेश्चन को करना चाहिए। क्वेश्चन का स्टेटमेंट है दे आर द 3 रिंग्स ऑफ आयरन, 3 रिंग है आयरन की जिनको पास पास रखा गया है और कुछ इस टाइप से इन पे धागा बांधा है। स्ट्रिंग बाइंड्स देम टाइटली एज पॉसिबल, जितना ज्यादा पॉसिबल हो पाया हमने उसको धागे से बांध दिया। रेडियस हर एक सर्कुलर आयरन की 5 सेंटीमीटर, मतलब ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, धागे की कम से कम लंबाई क्या होगी जिससे तीनों को इनको बांधा जा सके। ठीक है, आई थिंक क्लियर है। क्वेश्चन करने के 2 मेथड है। नंबर 1 अप्रोच, और नंबर 2 डिटेल्ड। आप जिससे बोले हम पहले उससे कर लेंगे, पहले मैं डिटेल से बता दूं ताकि आप फिर उसकी वैल्यू समझ पाएंगे। डिटेल्ड से घर पे पढ़ने के अकॉर्डिंग बहुत बेस्ट है, समझो उससे आता कैसे है, लेकिन एग्जाम के लिए आपको अप्रोच ध्यान रखनी होगी। मैं पहले डिटेल से लेके चलता हूं। क्या बोला क्वेश्चन में, ध्यान से देखना। 3 धागे हैं, 3 स्ट्रिंग है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और आपका थर्ड, ये 3 धागे हैं। इनकी रेडियस गिवन है 5 सेंटीमीटर, ओ डैश ओ डबल डैश। क्वेश्चन में साफ साफ गिवन है रेडियस है 5 सेंटीमीटर की। एक इसको यहां से मिलाया गया, इसको इस पॉइंट से मिलाया गया, इसको इस पॉइंट से मिलाया गया। ये धागे टाइप में है ना, थोड़ा सा ये मतलब ऐसे पहुंचा, ये धागा ऐसे पहुंचा और ये धागा कुछ ऐसे पहुंचा। तो भाई धागे की नेचर होता है वो यहां टाइट होता है इस टाइप में, यहां इसकी शेप ले लेता है, तो इसकी लेंथ क्या होगी, समझ गए आप। रेडियस एक बार देख लेते हैं, रेडियस कितनी है, रेडियस है 5 सेंटीमीटर। अब सोचो, ध्यान से देखना। नेचर होता है, एक थ्योरम होती है कि कभी भी सर्किल के सेंटर से आप इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, सर्किल के सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये, या सर्किल के सेंटर से टेंजेंट को मिलाएंगे तो ये परपेंडिकुलर होती है, ये थ्योरम है। तो ऐसे ही आप अगर सर्किल के सेंटर से यहां मिलाएंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये भी परपेंडिकुलर होगा, ये भी परपेंडिकुलर होगा, ये भी परपेंडिकुलर होगा, ये भी परपेंडिकुलर होगा कि नहीं। तो अगर हम बात करें, मैं अप्रोच बता रहा हूं तो डिटेल बता रहा हूं, इस पॉइंट को इससे मिलाओ तो ये इसके पैरेलल है, ये पॉइंट इसके पैरेलल है, ये पॉइंट इसके पैरेलल है, तो ये 5, ये भी 5, 10, ये भी 10, ये भी 10, 10 10 10 30 सेंटीमीटर हुआ कि नहीं। लेंथ निकालनी है 30 सेंटीमीटर, तो ये हो गया। बताइए भाई मुझे कंप्लीट धागे की लंबाई निकालनी है, 10 10 10, 5 5 है
5 5 5। अब ये तीनों इक्वल है तो इसका मतलब इक्वलेटरल ट्राइंगल है, समबाहु त्रिभुज, हर एंगल 60 डिग्री का होता है, जानते हैं सब, हर एंगल 60 डिग्री का होता है। अब मुझे ये वाला लंबाई चाहिए, कौन सी लंबाई चाहिए, ये धागे की लंबाई, ये 2 और 3, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, सेम रेडियस के हैं, एक ही निकल जाए उसके 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये कैसे निकालेंगे, अच्छा ये एंगल कितने का होता है, 90 का, आप देख चुके हैं परपेंडिकुलर, ये दोनों पैरेलल हैं तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 है, ये भी 90 होगा, 90 90 180, 180 और 60 240, तो ये एंगल 120 डिग्री का, ऐसे ही ये भी 120 डिग्री का, ऐसे ही ये भी 120 डिग्री का। और जब किसी चाप आर्क से ये जो आर्क की लंबाई निकालनी हो तो फंडा होता है थीटा अपॉन 180 इंटू के पाई आर। थीटा कितना है 120 अपॉन 180, पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 और आर की वैल्यू है 5। आई थिंक क्लियर है, बताइए फटाफट यस और नो। 30 सेंटीमीटर, ठीक है, क्वेश्चन के ये रहा, इसके हिसाब से आगे चलें। नंबर 1 है ना, अगर जनरल देखें, अच्छा होता क्या है, हम इसमें कितने गोले हैं ऐसे, ये 3 रिंग हैं, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करते, क्योंकि एक की आई है ना, तो 3 की मल्टीप्लाई कर दो, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। थोड़ा सा मैं दोबारा लिख दें इसको, एक्चुअल में ऐसे था 120 अपॉन 180 पाई, और आर की है 5 और ये 3 है, 3 छंग 18, 6 दूनी 12, 10 पाई हो गया, तो ये हो गया लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग 30 प्लस के 10 पाई। तो आप समझ पाए इतने लंबे प्रोसेस को ये समझना बहुत जरूरी है, लेकिन आपको एग्जाम में करने की आवश्यकता नहीं है। अब करना कैसे, आ जाओ। तो मैं आपको अब सीधा अप्रोच बताऊं, हम ये तो था डिटेल प्रोसेस, अब हम अप्रोच से कैसे करेंगे। तो अप्रोच ये कहती है जब भी आपके सामने इस तरह के स्ट्रिंग हो तो आपको ये वाला फंडा याद रखना है। नंबर 1, अगर 3 धागे हैं, 3 सर्किल हैं, तो आपको ND प्लस 2 पाई आर, जहां n है नंबर ऑफ द सर्किल, 3 सर्किल है 3D प्लस 2 पाई आर, 6 सर्किल है 6D प्लस 2 पाई आर, 7 सर्किल है 7D प्लस 2 पाई आर, 8 सर्किल है 8D प्लस 2 पाई आर। आपको केवल ये स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखना। आप देखिए क्वेश्चन 2 सेकंड में हो जाएगा। इतना लंबा प्रोसेस कोई करेंगे, 3D प्लस 2 पाई आर, 3D रेडियस कितनी है 5 और D 10, 2 5 इंटू के 5, 30 प्लस के 10 पाई, कमेंट करिए, 30 प्लस के 10 पाई, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि क्वेश्चन को कितने आसानी से आप कर सकते हैं, इजीली से कर सकते हैं, लेकिन आपको हर तरीका पता होना चाहिए, बेसिक भी अप्रोच भी, है ना। चलिए बच्चों, तो इतना रखते हैं। आई होप आप अच्छे से समझ पाए होंगे। ये फाउंडेशन क्लास थी, कल से हम नंबर सिस्टम टॉपिक स्टार्ट करेंगे, लेकिन एक बात का ध्यान रहे, कमेंट में मुझे जरूर कमेंट चाहिए कि आपको क्या क्या चाहिए और डिफरेंट, और कुछ हम आपके लिए क्या बेहतरीन कर सकते हैं, नीचे कमेंट करो। और आप किस ईयर सीजीएल का टारगेट लेके चलना है ये भी कमेंट करिए, ठीक है। चलिए, ओके, टाटा।